नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जायजा कर। आज कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर वही है जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। पीएम मोदी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम विरासत कर लाएंगे, वे आपके पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति को ले लेंगे। कांग्रेस जजिया कर को लागू करना चाहती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे। लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं। राजमाता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है। यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब, इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा, भोजराज के मंदिर की बात करेगा। ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या? बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा प्रदेश से मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उनके साथ दुर्व्यवहार हुए 2 से अधिक दिन हो गए हैं। वो रो रो कर अपनी बात रख रही हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कांग्रेस भवन से विभिन्न सवाल उठाए, लेकिन आलोक जी, एक बड़ा सवाल उस कांग्रेस भवन के अंदर तैर रहा है जब आपके ही राष्ट्रीय साथी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ वहां दुर्व्यवहार हुआ है। और ये दुर्व्यवहार हुए 2 दिन हो गए। वो रो रो के अपनी बात रख रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने तो तात्कालिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पर भी सवाल दाग दिए हैं, और कांग्रेस उसे न्याय देने के बजाय लीपापोती करने पे लगी है। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ पे हैं और आप न्याय की बातें करें तो जरा पहला न्याय अपने साथी प्रवक्ता को दिलवाएं। दूसरी बात, आपने कहा कि धारा 370 अभी हटी नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में एक देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान होते थे।
आज कश्मीर में जाइए, पूरे देश में आज एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान है। और जिस कश्मीर के लाल चौक में आतंक का शासन हुआ करता था, वहाँ तिरंगा फहर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ देश वैज्ञानिकों के कार्यों से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है, वहां तक आम आदमी के लिए शौचालय की, आवास की और उज्ज्वला सिलेंडर की व्यवस्थाएं होती हैं। कोरोना काल में उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में ऐसा एक जेब छत्तीसगढ़ में नहीं बचा है जहां उन्होंने पैसा ना खोजा हो। तो मुझे लगता है आलोक जी, पहले आप अपने साथी को न्याय दिलाएं और अपने कांग्रेस भवन में प्रश्न पूछे, फिर भारतीय जनता। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्भीक एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने 200 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सीआरपीएफ, एससीपी असम, सीएएफ एवं पुलिस के हथियारबंद जवान शहर के कला केंद्र मैदान से मुख्य चौक, घड़ी चौक, समंग चौक, महामया चौक से मुख्य मार्गों में होते हुए सद्भावना चौक पहुंचे। फ्लैग मार्च में कलेक्टर एसपी ने 100% शांतिपूर्ण मतदान की सभी से अपील की। वो 7 से लेकर शाम 6 बजे तक अपने यहाँ लोकसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फ्लैग मार्च करवाया है। तो जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्स आए, हमारे पुलिस फोर्स है, सभी को मिला के निकाला है ताकि शांतिपूर्ण चुनाव रहे। और शांतिपूर्ण नहीं होता है उससे कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए हमने फ्लैग मार्च निकाल के एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लोगों को मैसेज दिया। लगभग कितने सुरक्षा बल लगेंगे सर इस बार? अभी हम लोगों के पास में अप्रॉक्सीमेटली 2200 मतलब 2200 सुरक्षा बल लगे हैं। पैरामिलिट्री की भी बीएसएफ क्या है, सीआरपीएफ क्या है, हमारे जिला पुलिस फोर्स है, बाकी जिलों से भी हमें मिले हैं। तो लगभग हमारे पास में 2200 के आसपास पुलिस फोर्स हमने लगवाई है। सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो क्रीड़ांगन से, कला केंद्र से, वहां से निकल के यहाँ सद्भावना चौक तक अभी आई है। और इसके उपरांत वाहनों से सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। लगभग 200 का बल अभी फ्लैग मार्च में शामिल है और सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी भी शामिल है। इसके अलावा आम चुनाव के मद्देनजर, जैसे कि कलेक्टर साहब ने बताया, लगभग 2200 का बल लगाया गया है। इसमें आसाम का पुलिस भी है और साथ में सीआरपी का बल भी है और उसके अलावा एससीएपी भी है। तो इस तरीके से पूरी तरह से हर मतदान केंद्र को 3 चरणों, 3 अलग अलग स्तरों पे व्यवस्था लगाई गई है ताकि आम जनता सुरक्षित। बालाघाट कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ग्राम डोंगरमाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या मामला? हाँ सर, गांजे की कार्रवाई करी पुलिस ने, कितना गांजा और किसे अरेस्ट किया? कल देर रात में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि रेंजर्स कॉलेज के पास और बॉयज़ हॉस्टल के पास में एक इनोवा कार में 2 व्यक्ति गांजा बेचने के लिए आए हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई करके और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध गांजा और एक इनोवा कार जब्त की गई है। सर, कितने गांजे की मात्रा? करीब 22 किलो गांजा मिला है हमको। सर, दोनों आरोपी कहाँ के हैं सर? कहाँ लेके जा रहे थे या किससे लिए थे? ये दोनों आरोपी रामपैली थाने अंतर्गत एक डोगरमाली करके गांव है, वहाँ के रहने वाले थे और ये बेचने के लिए लेकर के आए थे। सर, क्या पूर्व में भी इनका अपराध है? हाँ, इसमें एक आरोपी का पूर्व में अपराध है और लालबर्रा और बरघाट थाने के एक अपराध में यह वांटेड भी है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की चर्चा जोरों पर है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। आए दिन इस ऐप से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कांकेर में भी इसी तर्ज पर बैट ओनली 177.com ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार जोरों पर है। लोग इस ऐप के माध्यम से आईपीएल में जमकर सट्टा लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वस्तिक ऐप के माध्यम से भी आईपीएल क्रिकेट मैच से सट्टा लगाया जा रहा था। करोड़ों रुपए के उस अवैध कारोबार पर युवा वर्ग से लेकर अन्य जमकर सट्टा लगा रहे हैं।
40 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इन सटोरियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जो अपराध को बढ़ावा देने के लिए काफी है। अब इस सट्टे को लेकर कांग्रेस भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में अभी कुछ शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें शिकायत के आधार पर इसकी जांच भी की जा रही है और एक टीम बना के इस पे अभी पहचान कार्रवाई की जा रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे कुछ ऐप के माध्यम से खिला रहे हैं। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है और पुख्ता अगर पाई जाती है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है 40 दिन से अधिक हो चुका है और आईपीएल स्टार्ट हुए उसके बाद से ही एक भी थाने में अभी तक अपराध पंजीकृत नहीं हुआ और किसी के ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई। क्या कहेंगे इस बारे में? ये लगातार इस बारे में प्रयास किया जाता रहा है क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो मोबाइल के माध्यम से व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति के मोबाइल को आइडेंटिफाई करना और उस पर पुख्ता उसमें पूरी जानकारी मिलना ये थोड़ा कठिन काम है और लेकिन फिर भी इसमें प्रयास लगातार जारी है और शीघ्र ही कोई ना कोई इसमें सफलता। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भगवान राम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से लेकर आज तक कोई कांग्रेसी नहीं पहुंचा। कांग्रेसी भगवान राम को नहीं मानते, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसके साथ इमरती देवी पर जीतू पटवारी के दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस के कमलनाथ, दिग्विजय जैसे नेता पहले भी महिलाओं को अपमानित कर चुके हैं, जिसका जवाब जनता देगी। अरे भगवान राम का अपने देश के अंदर अयोध्या में सरयू के किनारे मंदिर नहीं बनेगा। ये अड़ंगे किसने लगाए? ये सारे अड़ंगे लगाए कांग्रेस ने। आप बताओ भगवान राम के कहां पैदा हुए भैया? कहां पैदा हुए राम जी? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि भगवान राम अयोध्या में सरयू के किनारे दशरथ नंदन और रघुनंदन पूरा देश और ये पीढ़ी क्या, इनसे 100 पीढ़ी पीछे चले जाओ सब बताएंगे। हमको सबको मालूम है ये कांग्रेस वाले वोट मांगने आए, इनसे पूछो राम जी कहाँ पैदा हुए। इन्हें शपथ पत्र दिया कि वो पैदा ही नहीं हुए थे। राम जी कहाँ हमने नहीं देखे। अच्छा तुमको राम जी कहाँ ये मालूम नहीं? और ये खाली बोलने के लिए नहीं, इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था, वहां बोल के बताया कि राम जी का कोई सबूत नहीं है। अब आज सबूत बताना है इनको अपनी 7 तारीख के दिन। बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे? ये सारे लोग आएंगे वोट मांगने और जब मंदिर बन गया सारा देश पागल हो गया तो अब कह रहे हमारे भी राम, हमारे भी राम। आप ये मत बोलना चलो कोई बात नहीं, पुराने पाप भूल गए। जब आपको निमंत्रण बुलाया जब भी ठुकरा दिया। भगवान राम का निमंत्रण ठुकरा, कितना भागे। लेकिन चलो वो भी छोड़ो। अरे अब तो भैया 22 जनवरी से ये मई आ गई, आज 4 मई हो गई। आपने कभी फोटो देखा कि कोई कांग्रेस के नेता भगवान राम के दर्शन करने गया? आपने कभी देखा क्या? आपने देखा क्या? अरे यार हमारे भगवान राम से तुम्हारी इतनी नफरत क्यों है? आप क्यों नहीं जा रहे दर्शन करने? अरे राम जी के भी नहीं जा रहा, मंदिर बन गया, वो कृष्ण कन्हैया बुला रहा जमुना जी वाले, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपको पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आश्वस्त करते हैं बहन संध्या राय को आपके नेतृत्व में भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। और संध्या राय तो सांसद हो गए। क्यों हो गई सांसद? एक तरफ संध्या राय सहस्त्र प्रतिभा की धनी है और दूसरे तरफ जो लड़ने वाला है वो नाम क्या है, बरैया है कि ततैया है कि बोले तो जो है ना ऐसा लगता बिच्छू का डंक घुसा दिया है। उसके वीडियो देख लोगे तो हाथ कांप जाएगा, उसको वोट नहीं दे सकते हो। क्योंकि ऐसे जो लोग इस समाज विघातक लोग हैं, समाज में लड़ाई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टेड सहकारी संस्थानों को सरसों गेहूं खरीदी केंद्र बनाया है
खास बात यह है कि सहकारी गोदाम होते हुए भी कलेक्टर की साठगांठ से निजी गोदामों को सहकारी खरीदी केंद्र बनाया गया है ताकि खाद्यान्न माफियाओं व व्यापारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश से सरसों को लाकर आसानी से बेचा जा सके। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि बाजार और सहकारी खरीदी केंद्र में सरसों की कीमत में 700 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है, इसलिए मंछल सहकारी खरीदी केंद्र पर 250 बोरी सरसों बेचने के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। माफियाओं निजी गोदाम के मालिकों से साठगांठ कर उत्तर प्रदेश से खरीदी गई सरसों जो बाजार मूल्य से 700 रुपये प्रति कुंटल अधिक भाव है खरीदी केंद्रों पर, उन पर बेची गई है। मछंड सोसाइटी में 250 बोरे सरसों उत्तर प्रदेश से लाकर व्यापारियों द्वारा बेची जा रही थी। तहसीलदार मेहना द्वारा पकड़ी गई और कलेक्टर ने माफियाओं से साठगांठ कर उसको माफिया को ही सुपुर्दगी में दे दी। इसके विरुद्ध जांच के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि कलेक्टर भिंड के इस कृत्य की जांच कराएं और किसानों की हो रही लूट के हो रही लूट को रोका जाए। सर, आपने पहले भी पत्र लिखा है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या 7 तारीख के बाद? मैंने पूर्व में भी अनेकों बार 2 बार पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी जी को कि कलेक्टर भिंड के इन कारनामों की जांच कराएं। जहां शासकीय गोदाम है वो खाली पड़े हैं, प्राइवेट गोदामों को मंजूरी देकर अवैध कृत्य क्यों किया जा रहा है? और अगर इस मसले पर पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इस विधानसभा आने वाली है जो जुलाई महीने में बजट सत्र, उसमें हम कांग्रेस पार्टी ध्यानाकर्षण माध्यम से इस प्रकरण को उठाएगी और कलेक्टर के भिंड द्वारा किए गए इन कृत्यों के लिए प्रदेश की जनता और सदन। खातेगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान 15 घंटे के अंदर मासूम बच्चे को अपहरण करने वाले मुजरिम को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि खातेगांव से अपहरण हुए तीनों भाई बहन पुलिस ने ढूंढ निकाले हैं। इस पर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के द्वारा खातेगांव थाना परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि खातेगांव से गुरुवार 2 मई को बड़ा मोहल्ला से आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर 3 बच्चों को एक व्यक्ति अपहरण करके ले गया। बच्चों के समय घर पर नहीं लौटने पर पेरेंट्स परेशान हो गए। इसके बाद खातेगांव थाना प्रभारी से शिकायत की गई। इन बच्चों की उम्र 9 वर्ष, 7 वर्ष और 3 वर्ष है। भूरिया जी, खातेगांव में कल 11 बजे 3 मासूम बच्चों का अपहरण का मामला था, क्या है पूरा घटनाक्रम बताइए। कल शाम को 5 बजे के आसपास थाना खातेगांव में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि 11 बजे के आसपास बड़ा मोहल्ला स्थित फरियादिया जिसके 3 बच्चे उसने तैयार करके सामने ही शादी में कहीं भेजे हैं और शादी में जाने के बाद में बच्चे वहां से एक व्यक्ति के साथ में निकल गए। इस बात की सूचना जैसे ही थाने पे मिली तो थाने पे तत्काल मामले को गंभीरता से लिया गया और धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध करके थाने की टीमें तत्काल उक्त बच्चों की तलाश हेतु लगी गई। थाना स्तर से 2 टीमें हमने लगाई थी। फुटेज देखने के आधार पर घर वालों ने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया और एक व्यक्ति एक बच्ची को गोद में लेकर के और 2 बच्चों को साथ में लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने काफी ही हिम्मत अमली से पूछताछ की और जब बस स्टैंड का कैमरा पता किया तो वहां पर बस संचालक और उनके कंडक्टरों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति 3 बच्चों को लेकर के इंदौर की बस में चढ़ा है, जिसने टिकट प्रथम। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।